गोपाल जी एक पुलिस अफसर हुआ करते थे। 1 साल हो गया उनको रिटायर होके। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से कस्बे में रहते थे। गोपाल जी रिटायर होने के बाद ज़्यादा समय घर में ही बिताने लगे। एक दिन वह अपनी चारपाई निकालकर घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक लड़का आया और कहने लगा, साहब बड़ी भूख लगी है, अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। जितने लोगों के घर में गया सबने यही कहा कि भीख मांगकर खाएगा, जा कुछ काम धंधा ढूंढ। साहब बड़ी भूख लगी है। गोपाल जी ने कहा, ठीक ही तो कहते हैं लोग, भीख मांगकर कब तक खाओगे? भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है, मेहनत करके कमाना चाहिए। उस लड़के ने कहा, साहब मैं तो मजदूरी ढूंढने जाता हूँ, तो मुझे अभी मजदूरी नहीं मिलती और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई रोज़गार शुरू करूँ। गोपाल जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? ये देखो, ये मेरे पास थोड़ा सा कबाड़ रखा है। मैंने कबाड़ी को कई दिनों से बुलाया, वह लेने नहीं आया और मैं बेचने जा भी नहीं पाया। मेरे घुटनों में जो काफ़ी दर्द शुरू हो गया है कई दिनों से, तो तुम मेरा ये काम कर दो। वह लड़का तुरंत तैयार हो गया और वह भंगार ले जाकर पास की ही भंगार की दुकान में बेच दिया। उनमें से उसे 800 रुपये मिले। वह लाकर गोपाल जी को देने लगा, लीजिए साहब 800 रुपये मिले, लोहे का सामान था इसलिए। गोपाल जी ने कहा, तुम ये पैसे अपने पास रख लो और हाँ, आज के बाद तुम भीख मत मांगना, इन पैसों से कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर देना। वह लड़का बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। गोपाल जी लड़खड़ाते हुए कदमों से लाठी टेक कर उठे और घर के अंदर गए। सुबह से 12 बज चुकी थी, अभी तक बहू ने कुछ खाने के लिए दिया क्यों नहीं। जैसे ही आंगन में गए, बेटा बाहर ही था। बोले, अभी तक किचन में कुछ नहीं बना राजीव, भूख लग रही है। बेटे ने कहा, बन रहा है पापा, बन जाएगा तो वैसे भी आपकी बहू आपको खाने के लिए बुला देगी। वहीं आंगन पर एक कुर्सी में गोपाल जी बैठ गए। अब तो उन्हें बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। वो बार बार यही सोच रहे थे कि कब आएगा खाना। थोड़ा दरवाजे तक गए तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि देसी घी में सूजी भूंजा जा रहा है। बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद उनकी बहू एक हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में एक गिलास पानी लिए हुए बाहर आई। गोपाल जी खाना देखकर भूख से और भी विचलित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस खुशबू को अभी महसूस किया था, वह खुशबू तो उनको और भी बेचैन कर रही थी। वो जल्दी से खाने की तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने थाली में देखा तो थाली में 3 रोटी और कोहड़ा की सब्जी थी, जो कि वही रात को भी सब्जी उन्होंने खाई थी। गोपाल जी को इतनी भूख लगी थी कि वह कुछ खाने के बारे में बोल ना सके, नहीं तो उनकी बहू इतनी खतरनाक थी कि वह थाली भी उठाकर ले जाती। गोपाल जी चुपचाप रोटी और सब्जी खा लिए। गोपाल जी का बेटा राजीव भी वहीं खड़ा था। खाते हुए एक बार गोपाल जी ने अपने बेटे की तरफ नज़र डाला, लेकिन उनके बेटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गोपाल जी खाना खाते हुए बोले, राजीव मेरी पेंशन तो कब की आ गई होगी, निकाल कर लाए क्या? मेरे जूते बहुत फट गए हैं। वैसे तो मुझसे चला फिरा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा भी लाठी के सहारे आसपास घर के आंगन द्वार में ही तो चल लेता हूँ। राजीव ने कहा, हाँ पापा, आपकी पेंशन तो हर महीने की 10 तारीख को ही आ जाती है। मैं पैसे निकाल कर लाया था, लेकिन अब खर्च हो गया है। घर का लाइट बिल, दूध के पैसे और हाँ, आपको सवेरे सवेरे चाय चाहिए होती है, तो उसमें भी पत्ती, शक्कर, इन चीज़ों में खर्च होता है ना। इसीलिए अब आगे महीने ही आपके लिए जूते आएंगे। गोपाल जी ने अपने बेटे को ये कहकर जॉइंट अकाउंट करवा दिया था कि बेटा
मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, मैं चल फिर नहीं पाता, इसीलिए मेरे ही अकाउंट में तुम्हारा नाम भी ज्वाइन करवा देता हूँ, जिससे हर महीने की पेंशन तुम निकाल कर ले जाया करोगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ज्वाइंट अकाउंट करवाने के बाद उनके हाथ में कभी भी उनकी ही पेंशन आने ही वाली नहीं है। गोपाल जी आखिर कुछ बोलते भी तो क्या, क्योंकि बेटा तो बेटा था और उनकी बहू उससे भी 4 गुना ज़्यादा थी। अब तो उस घर में उस बहू का ही राज चलता था। वह एक ज़माना हुआ करता था जब गोपाल जी के सामने किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती थी। जब गोपाल जी ड्यूटी से आ जाते तो उनका बेटा राजीव, उनकी पत्नी, उनकी बहू, किसी की मजाल है जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले। गोपाल जी की घर में इज्जत तो थी ही, साथ साथ पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ मिलना और बैठना उठना हुआ करता था। लेकिन आज गोपाल जी की उनके ही घर में कोई इज्जत नहीं रह गई। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी एक बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई। पत्नी के जाने के बाद गोपाल जी ऐसा लग रहा था कि अपनों के बीच है ही नहीं, उनका अपना ही परिवार पराया लगने लगा था। उनका वही बेटा उनके सामने मनमानी चीज़ें खाता, वहीं पर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाता। बहू घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। गोपाल जी ने क्या क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए। पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी के लिए तो उन्होंने ना जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन उनके बेटे के नसीब में शायद सरकारी नौकरी थी ही नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए एक कपड़े की दुकान डलवा दी थी। उसमें भी उन्होंने अपनी मेहनत की, कितनी कमाई लगाई थी, बेटे को तो एहसास भी नहीं। लेकिन आज बेटा और बहू उन्हें बिल्कुल नाकारा और निकम्मा समझ रहे थे। उस घर में उनकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी। गोपाल जी के हाथ में उनकी पेंशन भी नहीं आती थी। गोपाल जी मन ही मन बहुत उदास रहने लगे थे। गोपाल जी ने सुबह सूजी के भूनने की और घी की खुशबू जो सूंघी थी, अभी तक उनको वही खुशबू लालायित कर रही थी। बार बार उनको सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा था। उन्होंने राजीव से कहा, राजीव आज शाम को मुझे हलवा बनाकर खिला दो। बहू से बोल दो कि हलवे में अच्छी इलायची और गरम दूध डालकर मुझे दे देगी। राजीव इतनी बात जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, पापा का मन हलवा खाने को हो रहा है। इनको भी ना जाने क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो खाने को बोलते ही रहते हैं। 2 शब्द बोला था राजीव कि राजीव की पत्नी चिल्लाकर बोलने लगी, इनकी जीभ तो ना जाने दिन प्रतिदिन बच्चों की तरह होती जा रही है। अभी सुबह ही तो मैं थोड़ा सा हलवा बनाई थी, सूजी ख़त्म हो गई है। बोल दो जब घर में किसी दिन हलवा बनेगा तो खा लेंगे। इनकी फरमाइश पूरी करते करते तो मैं पूरा दिन किचन में ही मरती रहती हूँ। बड़बड़ाती हुई बाहर आई और कहने लगी, कुछ काम काज तो है नहीं आपका? मेरे ही पिताजी को देख लो, पूरा दिन घर का काम करते रहते हैं, बाजार से सामान भी खरीद कर लाते हैं और जो घर में बनता है वही शांति से खा लेते हैं। घर में खाने पीने की चीज़ों में उनका कोई नखरा नहीं है। गोपाल जी मन में सोचने लगे कि मैंने एक थोड़ा सा हलवा क्या मांग दिया बहू से, बहू ने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। बहू बड़बड़ा ही रही थी कि उसकी नज़र आंगन में पड़े हुए कबाड़ को ढूंढने लगी। उसने कहा, यहाँ पर मैंने एक गोनी में भर के कुछ लोहे की पुरानी चीज़ें निकाली थी, वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? गोपाल जी डरते हुए बोले, अरे वह तो मैंने एक लड़के से कबाड़ी को बिचवा दिया। कविता ने गुस्से में कहा, पैसे अपने जेब में रख लिए? नहीं बहू, पैसे मैंने नहीं लिए। उस कबाड़ से जो भी पैसा आया था तो मैंने उसी गरीब लड़के को दे दिया। वह बेचारा
कई दिनों से भूखा था। इतनी बात सुनकर कविता बिल्कुल आग का गोला बन गई। वह गुस्से में राजीव के पास जाकर बोली, तुम्हारे बाप को कोई कबाड़ी नहीं खरीदेगा, ले जाओ बेच दो, पीछा तो छूटे। मैं तुम्हारे बाप की सेवा करते करते परेशान हो गई हूँ। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन गोपाल जी की तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह आंगन की चारपाई पर पथराई हुई आंखों से नीचे ही देखते रह गए। उनका शरीर पूरा पत्थर का हो गया। उन्हें पहले से ही अपनी बहू के व्यवहार पसंद तो नहीं थे, लेकिन वो इतना नहीं जानते थे कि मेरी बहू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है। समय बीतता गया। गोपाल जी अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे। न तो गोपाल जी को मौत आती थी और न ही उनकी ज़िंदगी उन्हें सुकून देती थी। घर की कोई शिकायत बेटे से भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था कि उनका बेटा राजीव खुद ही अपनी पत्नी से डरता था, इसीलिए वह चुपचाप घर में हो रहे सारे अत्याचारों को सहन कर लेते थे। अब तो कविता घर के काम भी गोपाल जी से करवाने लगी थी। जो गोपाल पुलिस अफसर के होने के टाइम पर कितने ठाट बाट और रईसी के साथ रहा करते थे, वही अब घर आंगन में झाड़ू लगाया करते थे। घुटने में दर्द था, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे घर के काम, सब्जियां काटना, झाड़ू लगाना, बहुत सारे काम में मदद करने लगते थे। एक दिन सुबह सुबह उनकी बहू ने कहा कि आज झाड़ू के साथ साथ आंगन और बगीचे की अच्छी से सफाई भी करनी है। गोपाल जी से तो झाड़ू मारने में ही बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने बेटे को बाहर आता हुआ देख कहा, राजीव, मुझसे ना झुक के झाड़ू मारा जाता ना बैठ के। बेटा, आज तक कई साल बीत गए, मेरे घुटने को किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखाए। बस मैं घर में ही कभी गर्म पानी, कभी नमक और कभी बर्फ़ से सेक लेता हूँ। मेरे इस महीने की पेंशन मेरे हाथ में दे देना, तो मैं अपना घुटना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगा। राजीव ने हाँ इतना कहकर और अंदर जा रहा था, तभी राजीव की पत्नी कविता हड़बड़ाते हुए बाहर आई और कहने लगी, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी अभी फ़ोन आया है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। चलो मैं जल्दी तैयार होके बाहर आती हूँ। राजीव और कविता दोनों चले गए। इधर सफाई करते करते दोपहर होने लगी थी। गोपाल जी को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा थोड़ी सफाई बाद में भी कर दूंगा। धूप भी तेज हो रही है और भूख भी सहन नहीं हो रही है। हो सकता है बहू कुछ बनाकर किचन में रख के गई होगी, मैं पहले कुछ खाना निकाल कर खा लेता हूँ। यही सोचकर जब वो घर में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला बंद था। अब वो घर के अंदर कैसे जाए? बाहर एक लोटा में पानी रखा हुआ था। उन्होंने उसी पानी को पिया और अपना हाथ धो लिया। पेट इतना खाली था कि पानी जाते ही पेट में दर्द शुरू होने लगा। गोपाल जी पेट मरोड़ कर वहीं बैठे रह गए। अब उन्हें इतनी ग्लानि हो रही थी कि मेरे ही घर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मेरे लिए मेरी बहू ने ताला मार दिया। मैं क्या घर की सारी चीज़ें निकाल कर खा जाता? क्या करता घर में? आखिर मेरा ही तो घर है। घर का ऐसा कौन सा कोना है जिसे मैंने नहीं देखा, जिसे मैंने अपने हाथों से नहीं सजाया हो? अपने सिर पर हाथ रखे वहीं कुछ देर तक सोचते रहे। भूख उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसीलिए वह घर के बाहर निकल आए। चलते चलते अचानक से ही उनके कदम उनके दोस्त के घर तक पहुंच गए। उनके जाते ही उनके दोस्त ने कहा, अरे आइए आइए गोपाल जी, बहुत दिनों के बाद आप घर से निकले हैं। कुर्सी में बैठते हुए गोपाल जी ने धीमी स्वर में कहा, हाँ भाई। गोपाल जी की आवाज़ कुछ रूंधी सी थी। उनके दोस्त ने पूछा, अरे क्या हुआ गोपाल, अपने दोस्त को नहीं बताओगे? तबीयत ठीक है ना? गोपाल जी
ज़्यादा देर तक चुप ना रह सके। उन्होंने अपनी नज़रें उठाई, अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोले। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सारी बात उन्होंने बताई, किस तरह से बहू पूरा दिन घर का काम करवाती है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, और यहाँ तक कि मेरी बहू ने कुछ सालों पहले मेरे दिल में ऐसी चोट लगने वाली बात बोली कि इसे किसी भंगार के हाथ में, किसी कबाड़ी के हाथ में बेचकर आओ। वह बात तो अभी तक मेरे दिल में कील की तरह चुभी हुई है। लेकिन आज मेरी बहू अपने पिताजी को देखने जा रही थी तो वह घर में ताला लगाकर चली गई। मेरे लिए सिर्फ एक लोटा खाली पानी निकाल कर गई। क्या मैं अब अपने ही घर में चोर बन गया हूँ? मैं कैसे इस घर में रहूँ? अब मुझसे रहा नहीं जाता। अपने दोस्त की इस तरह से बातें सुनकर गोपाल जी के दोस्त ने कहा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और चलो, अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है, आज हम दोनों साथ में ही खाते हैं। गोपाल जी खाना खाने के बाद घर आ गए थे। बाकी की कुछ सफाई रह गई थी, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वह सफाई कर ले। इसीलिए आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर वो लेट गए और उनको गहरी नींद आ गई। 4 बज रहे थे तभी उनकी बहू घर आ गई। बहू बेटे के आने की आहट तक ना लगी उनको। उनके बेटे ने उन्हें उठाया और पूछा, पापा इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहे हो? बहू ने ताना मारते हुए कहा, अरे काम धंधा तो कुछ है नहीं इनको, बस खाली सोने को ही इनको दे दो तो ये रातों दिन बराबर सोते रहेंगे। और एक और, इन्हें खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। गोपाल जी ये बातें सुनकर अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने कहा, बहू क्या खाने को देकर गई थी? जाते जाते घर का ताला भी मारकर चली गई थी। एक लोटा पानी निकालकर बाहर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ से खाना खाया, नहीं तो अभी तक मैं भूखा ही पड़ा रहता। तुम लोगों को मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। इतनी बात सुनकर कविता ने और भी गुस्से में बोला, अच्छा तो अब यही बचा था, मेरी बदनामी करने के लिए अपने दोस्त के घर खाना मांगकर खाना खाने गए थे। उनके घर वाले क्या सोचे होंगे कि कैसी बहू है, खाना भी नहीं दी। अब चलिए अपने दोस्त के घर में ही खाना खाना, आज से आपका इस घर में खाना पानी बंद। हाँ, ताला मार कर गई थी, अब तो घर के अंदर रहते हुए भी घुसने नहीं दूंगी। एक एक बहू की बात तीर की तरह गोपाल जी के सीने में चुभ रही थी। गोपाल जी अब तो उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह चुपचाप बैठे थे। जब बहू बेटे घर के अंदर चले गए तभी वह अपने कमरे में गए और गोपाल जी चुपचाप अपने कमरे में गए और कुछ कपड़े और एक तौलिया एक पुराने बैग में भरकर बाहर निकल गए। चलते चलते उनके पैरों का दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसीलिए वो वहीं पर एक सूखी जगह ढूंढकर बैठ गए। तभी वहाँ से एक आता हुआ लड़का दिखाई दिया। गोपाल जी उस लड़के की तरफ अपना हाथ लहराते हुए उसे अपने पास बुलाए और बोले, बेटा मेरी एक मदद कर दो, मुझे किसी वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। वह लड़का जब उनकी आवाज़ सुना बोला, बाबूजी आप वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगे? आपका तो इसी शहर में एक घर है, आप मुझे नहीं पहचान रहे? गोपाल जी ने कहा, नहीं बेटा, आंखें भी कमज़ोर हो गई है, कैसे पहचानूंगा? उस लड़के ने कहा, कुछ साल पहले याद कीजिए, आपने मुझे भंगार बेचकर 800 रुपये दिया था। गोपाल जी ने कहा, हाँ बेटा, किसी लड़के को तो दिया था, उन्हें वो बात कैसे भूल सकती है। उसी बात को लेकर तो उनकी बहू ने उन्हें भी भंगार में बेचने के लिए कहा था। और फिर उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो समय आई गई हो गई,
तुम मुझे किसी वृद्धा आश्रम में ले चलकर छोड़ दो। उस लड़के ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं आपको वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चलिए। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। आपके उन 800 रुपयों से मैंने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। मैं अनाथ था और अनाथ ही हूँ। अभी मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बेटे के अलावा माता पिता के प्यार के लिए मैं तरस गया हूँ। गोपाल जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तुम मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो। वह लड़का बहुत कहने पर वृद्धा आश्रम की तरफ उन्हें लेकर चला गया, लेकिन वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर भी वह बार बार यही कहता, बाबूजी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझ गरीब को पिता का प्यार मिल जाएगा। यहाँ आप मत जाइए, मेरे साथ चलिए बाबूजी। वह उनके पैर पकड़ लिया। बार बार विनती करने पर गोपाल जी उस लड़के के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, एक बार सच्चे मन से सोच लो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी पत्नी और बच्चे होंगे, तो क्या वो लोग अपने घर में मुझे रहने देंगे? बेटा, जब अपना खून ही अपना नहीं हो सका तो भला औरों से क्या आशा किया जा सकता है। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप मेरे साथ चलिए। वह लड़का, जिसका नाम राजू था, गोपाल जी को अपने घर लेकर गया। गोपाल जी को वह बैठाया और अंदर गया, अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। राजू की पत्नी ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई। नाश्ता लेकर बाहर आई। गोपाल जी नाश्ता किए। फिर राजू आया और कहने लगा, बाबूजी, आप आराम कीजिए, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ हमेशा खुश रहे। गोपाल जी को अभी भी बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें अपने बेटे के ऊपर से जब भरोसा उठ गया था, तो आखिर वो दूसरों के ऊपर इतना जल्दी कैसे भरोसा कर लेते। शाम हुई। गोपाल जी के लिए राजू शाम को सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आया। गोपाल जी ने कहा, राजू, इसकी क्या ज़रूरत थी? इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? राजू ने कहा, बाबूजी, आज मैं जो भी हूँ सब आपकी वजह से ही हूँ। आपने मुझे उस दिन जो 800 रुपये दिए थे, उन्हीं 800 रुपयों से मैंने भंगार की एक दुकान शुरू कर दी है। आपने मुझे भंगार बेचकर ही पैसा दिया था और आज मेरी 3-3 दुकानें चल रही हैं और आपके आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी थी तो एक ही बात की कि मेरे माता पिता नहीं थे। आपके आ जाने से वो कमी भी पूरी हो गई है। गोपाल जी उसकी बातें सुनकर रुआंसे से हो गए कि एक मेरा अपना बेटा है जो मुझे 2 टाइम का खाना देने से पहले दोनों पति पत्नी मिलकर ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाया करते थे। दूसरे दिन जब गोपाल जी सुबह उठे, राजू ने उन्हें नहाने धोने के लिए व्यवस्था कर दिया और उनके लिए एक अलग से कमरा भी दे दिया और फिर कहा, बाबूजी, आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ, आपके पैरों की जांच जो करवानी है। गोपाल जी जब बाहर आए तब राजू की पत्नी उन्हें खाने के लिए नाश्ता लेकर आई। जब गोपाल जी नाश्ता कर चुके हॉस्पिटल गए और उनकी दवाइयाँ भी पैरों की हुई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और गोपाल जी के पैरों का दर्द भी ठीक होने लगा था। एक दिन राजू ने पूछा, बाबूजी, आप हमारे इस कुटिया में खुश तो हैं ना? गोपाल जी ने कहा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो बेटा। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि बुढ़ापे में इस उम्र में भी मुझे इतना सुख मिल सकता है। मैं तो अपने जीवन से हार चुका था और मौत को हर वक्त याद करता था कि आखिर कब मुझे इस जीवन से छुटकारा मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, राजू, तुम यहीं रुको, और अपने कमरे में से कुछ पेपर लेकर आए और बोले,
राजू, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है जो मैं आते समय साथ में लेके आया था। जिस घर में मेरे बेटा और बहू रह रहे हैं वह घर आज भी मेरे नाम पर है। तो तुम ऐसा करो, एक वकील को बुला कर लाओ। अब मैं अपना घर और ज़मीन तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। राजू ने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने आपकी सेवा आपकी ज़मीन और प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया है। मेरे पास आज भी जो है वो सब आपकी कृपा से ही है। मुझे आपका घर और ज़मीन नहीं चाहिए। गोपाल जी के लाख समझाने पर भी राजू नहीं माना। आखिरकार राजू को गोपाल जी की बात माननी ही पड़ी। वह एक वकील को बुलाकर लाया। गोपाल जी ने वकील से बातें करके कोर्ट द्वारा अपना घर और ज़मीन राजू के नाम कर दिया और अपने बेटे को कोर्ट में से नोटिस भिजवा दिया। नोटिस पाते ही उनका बेटा राजीव बौखला गया। सोचने लगा कि ये मेरे पिताजी को हो क्या गया है। अच्छा खासा घर से चले गए थे तो मैं यहाँ सुकून से जी रहा था। अब इनके दिमाग में क्या सूझा कि घर और प्रॉपर्टी ना जाने किसके नाम कर दी। वह अपने पिताजी की इधर उधर खबर लगाने लगा कि आखिर वो हैं कहाँ। फिर गांव के मुखिया के पास गया और उनसे भी पता लगाने को कहा। किसी तरह से गांव के मुखिया ने पता लगाया। फिर क्या था, राजीव को पता चलते ही वह अपनी पत्नी और सरपंच को लेकर राजू कवाड़ी के घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो राजीव ने देखा कि उसके पिता पहले से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ दिख रहे थे। वह चारपाई पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे। सरपंच उसी चारपाई पर जाकर बैठ गए और कहने लगे, अरे गोपाल भाई, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना घर द्वार बेचकर इस तरह से किसी पराये के घर में बैठोगे। तब गोपाल जी ने सारी आप बीती बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरी बहू ने मेरे जीवन की कीमत एक कबाड़ में तौल दिया। फिर मेरी बहू मेरे लिए ताला बंद करके अपने मायके चली गई। मुझे शाम तक भूखा रहना पड़ा था अगर मैं अपने दोस्त के घर खाने नहीं जाता। फिर मेरी बहू वहाँ से आकर मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगी। ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मेरे सीने में आज भी चुभ रहे हैं। कहा कि अब मैं तुझे आज के बाद खाना नहीं दूंगी, अपने रहते ही तुझे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। ये सारी बातें मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर वृद्धा आश्रम जा रहा था। फिर रास्ते में मुझे यह राजू मिल गया और यह अपने घर मुझे लेकर आया। गांव के मुखिया जी जब गोपाल जी की इतनी दर्दनाक बातें सुनी तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गोपाल भाई, मेरा तो यही कहना है कि तुमने जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। बाजी पलटती हुई देख राजीव अपने पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। अरे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, किसके घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती। सरपंच जी ने कहा, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, तुम लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया। मुखिया जी ने कहा, गोपाल भाई ने बिल्कुल सही किया है, मैं उन्हें कुछ नहीं समझाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। राजीव और उसकी पत्नी बार बार अपने पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। तब राजीव की पत्नी ने कहा, अरे बाबूजी, हम देख लेंगे कितने दिन आप परायों के घर में रहेंगे। आपने इसके नाम अपनी ज़मीन और घर कर दिया है, इसीलिए तो यह आपको खाना और रहने को जगह दिया है, वरना आज के ज़माने में कौन किसी को एक गिलास पानी भी फ्री में देता है। तभी उसी समय राजू आ गया और कहने लगा, बाबूजी, ना तो मुझे आपके ज़मीन की ना आपके घर की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप अपने बेटे को वापस कर दो। आप मेरे पास हो वही मुझे काफ़ी है, मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। भगवान की कृपा से मेरे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजू और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे, बाबूजी, आप अपना घर और ज़मीन अपने बेटे और बहू के नाम कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
राजीव और उसकी पत्नी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पराया होकर भी किस तरह से वह मेरे पिताजी की सेवा कर रहा है और ना ही उसे मेरे पिताजी से कुछ चाहिए। वह दोनों बहुत शर्मिंदा थे, सर झुकाए हुए वहीं खड़े थे। गोपाल जी ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने अपने पोते पर दया करके दुकान अभी भी तुम्हारे नाम पर छोड़ दिया है। राजीव और उसकी पत्नी को वहाँ से आना ही पड़ा। गोपाल जी अब बाकी की ज़िंदगी अपने बेटे राजू के साथ खुशी खुशी गुजारने लगे और राजू और उसकी पत्नी मिलकर गोपाल जी को कभी दुखी नहीं किया, कभी उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।